परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं। वो लोग रहते हैं खामोश अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। और हुनरमंदों, कलाकारों, कलावंतों, रणबांकुरों और हरफन मौलाओं की धरती है ये राजस्थान, जिसके रंगीले होने में न जाने कितनी कलाओं और कितने ही हुनरों की छिपी है पहचान। इसी राजस्थान व खास रंग और ढंग में रंगेड़ो यो खास कार्यक्रम डीडी राजस्थान री खास प्रस्तुति अलबेलो राजस्थान। नमस्कार, खमा घणी सा, मारो नाम छे प्रीति, सगलारो घणो घणो स्वागत। और हमारी साथ छे मैं राजेंद्र शर्मा हंस। और आज जो हमारा अलबेलो राजस्थान है उसके बारे में कहना चाहूँगा कि अलबेलो है दूरदर्शन, अलबेली ई की शान, अलबेला है पावना, अलबेलो राजस्थान। बिल्कुल, अलबेलो राजस्थान। और अलबेलो राजस्थान में आज रा दिन, राजेंद्र जी, आज रा दिन की भी कई खास बात है। आज रा दिन की खास बात है कि आज राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस है। और राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस की जो शुरुआत है वो 24 दिसंबर को ही 1986 में हुई थी। और उस समय एक अधिनियम पारित हुआ था और उस अधिनियम के माध्यम से जितने भी हमारे उपभोक्ता हैं उनके अधिकारों का संरक्षण किया गया। एक और चीज़ इससे जुड़ी हुई है, अगर हम 1962 की बात करें तो अमेरिका के राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी साहब थे। और जॉन एफ कैनेडी साहब ने वहाँ कांग्रेस में, अमेरिकी कांग्रेस में एक भाषण दिया था और वो पूरा का पूरा उपभोक्ता संरक्षण पर आधारित था। तो उसी से प्रभावित हुए हमारे एक और साथी थे अनवर फजल साहब। उन्होंने प्रस्ताव दिया कि साहब ये उपभोक्ता संरक्षण होना चाहिए। और उसके बाद में हमारे देश में 1986 में यह अधिनियम पारित हो गया। और आज उसका फल हम सभी को मिल रहा है कि अगर हम उपभोक्ता के रूप में अगर कोई कहीं ठगे जाते हैं या कोई बात होती है तो ये अधिनियम हमारी सुरक्षा करता है। बिल्कुल। और वहाँ अगर बात करा तो आम हो या खास हो, कोड़े ना कोड़े, कदे ना कदे ये सब कड़ी पे कड़ी पोन पे उपभोक्ता जरूर हुआ जा, क्योंकि कहीं ना कहीं सेवा रो यो कहीं ना कहीं चीज़ रो में जरूर उपयोग करता रहा जा। और आज थाने पतो है 24 दिसंबर, आज रो दिन जो है, आज बर्थ एनिवर्सरी है। 24 दिसंबर 1924 में जन्मया भारत रा एक बेहतरीन हरफन मौला कलाकार मोहम्मद रफ़ी साहब री। रफ़ी साहब री बात करूं तो वाने बात करवा के लिए, वहाँ की तारीफ में कहवा के लिए तो दिया ने दीप रोशनी दिखावा की बात हो जाली। रफ़ी साहब अपना जीवन काल में 26,000 से ज़्यादा गीत गाया था। और रफ़ी साहब रा तरकश में वे भजन हो, गज़ल हो, रोमांटिक गीत हो या हसोड़ गीत हो, वे सारा शामिल था। और इलिए ही रफ़ी साहब की आवाज़ जंडे संजीदा दिलीप कुमार पे मुफीद थी, वंडई हसोड़ जोड़ी वाकर ने भी एकदम परफेक्ट लागे थी। और निश्चित रूप से अगर रफ़ीक साहब की आपने बात कही है तो रफ़ीक साहब एक ऐसे फनकार हुए हैं संगीत के क्षेत्र में, संगीत की दुनिया में, कि आज वो किसी नाम के मोहताज नहीं हैं। न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि पूरे विदेशों में, सारे देशों में, विश्व के समस्त जगहों पर मोहम्मद रफ़ीक साहब को आदर के साथ में याद किया जाता है। वो इसलिए शायद क्योंकि जितना उनकी रेशम सी आवाज़ थी वैसा ही उनका मिजाज था। और अपने रेशम से मिजाज से उन्होंने हिंदी सिनेमा को सच में माला माल कर दिया। तो मोहम्मद रफ़ी साहब को दूरदर्शन परिवार की तरफ से विनम्र श्रद्धांजलि। हमारी ओर से भी बहुत विनम्र श्रद्धांजलि मोहम्मद रफ़ी साहब को। और राजेंद्र जी, श्रद्धांजलि तो मैं दे दिया। 24 दिसंबर मंगल की मंगलमयी सुबह में आज अलबेलो राजस्थान में कौन छे माँ का खास पावना? अलबेलो राजस्थान में, जैसा कि मैंने अभी कुछ देर पहले बताया, हमारे अलबेला पावने हैं आज। और अलबेले पावने हैं राजस्थान पुलिस के डीआईजी साहब, जिनका नाम है पंकज चौधरी साहब। नमस्कार सर। नमस्कार। घणो घणो स्वागत डीडी राजस्थान की खास प्रस्तुति अलबेलो राजस्थान। पंकज चौधरी साहब के बारे में मैं आपको प्रीति बता दूं कि आप कम्युनिटी पुलिसिंग शाखा में नोडल अधिकारी हैं और इस शाखा का सारा चार्ज आपके पास है। बेहतरीन तरीके से आप इस चीज़ का निर्वाह कर रहे हैं। 2009 बैच के आप आईपीएस अधिकारी हैं और राजस्थान में कई शहरों में, कई जिलों में आपने बेहतरीन भूमिकाएं निभाई हैं। कई नवाचारों को लागू करने में भी आपकी महती भूमिकाएं रही हैं। इससे पहले भी आपने बहुत अच्छे से काम किए हैं। मैं कहता हूँ आपने वाणिज्य मंत्रालय में भी आपने काम किया हुआ है, जहाँ तक मैं पंकज जी को जानता हूँ। और चूँकि मैं तो कई जगह पर जहाँ ये खेलते रहे हैं, क्रिकेट खेलते रहे, वहाँ इनका चश्मदीद एक वो रहा हूँ दर्शक कि इन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से क्रिकेट खेला है, इन्होंने स्क्वैश खेला है, और पंकज जी क्योंकि बैडमिंटन, स्क्वैश, क्रिकेट समस्त खेलों से जुड़े रहे, तो मुझे लगता है वही शायद इनकी जीवटता का भी कहीं ना कहीं एक कारण है। बिल्कुल बिल्कुल। तो पंकज जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत। और सबसे पहले तो आपसे यही जानना चाहेंगे कि आपने सिविल इंजीनियरिंग में बीटेक किया है। सिविल इंजीनियरिंग के बाद आप आईपीएस की तरफ उन्मुख हुए, यानी कि आज आप आम जन में विश्वास
और पुलिस जो है, इनके बीच में सोशल इंजीनियरिंग का काम बखूबी कर रहे हैं। तो ये आईपीएस पर किस तरह से आपका मतलब रुझान हुआ कि इंजीनियरिंग से एकदम डाइवर्जन? देखिए, बड़ा अच्छा प्रश्न है। इसमें जब बचपन में आप रहते हैं तो बचपन में जो आप परिवेश आपका होता है, जो प्रेरणाएं आपके आसपास होती हैं, तो इसका मैं सीधा सा जवाब दूं तो मैं ये कह सकता हूं कि मेरे फादर जूनियर इंजीनियर थे और उनका ये था कि एक नेचुरल सी बात थी कि भाई मेरा बेटा भी बड़ा होकर इंजीनियर बने। तो उस थॉट प्रोसेस से, और हमारे समाज में आप देखेंगे कि डॉक्टर्स, इंजीनियर्स इंटरमीडिएट करने के बाद, मतलब जनरली देखा जाए तो बच्चों में हमारे समय में इंजीनियरिंग और डॉक्टरी को बड़ा एक वो माना, आज भी बहुत माना जाता है, लेकिन आज बहुत से आयाम खुल गए हैं। तो उसमें देखते हुए मुझे लगता है कि जो मेरे पिताजी की प्रेरणा थी कि आप इंजीनियरिंग करें, तो उसमें फिर मुझे इंजीनियरिंग मैंने किया। और उसके बाद का जो आईपीएस का सफ़र है वो कह सकते हैं कि वो संघर्षों से आया है। जो अपने जहाँ से हमने बचपन में बिताया, मैं बनारस का रहने वाला हूँ, और सामाजिक जो आपाधापी और जो क्राइम हमने अगर अपने आसपास देखा तो ये महसूस होने लगा कुछ समय के अंतराल में कि जो पुलिस हमारे बीच है, हमारे प्रशासन है, ये लोग कहीं ना कहीं बड़ा एक अच्छा रोल प्ले करते हैं जो है। तो अब ये किसी चीज़ को चाह लेने से वो चीज़ें तुरंत नहीं होती हैं, उसके लिए आपको कहीं ना कहीं आपके दिमाग में वो चीज़ें बैठनी चाहिए, आप कन्विंस होने चाहिए जो है। और उसके लिए जो शक्ति कह लीजिए, जो आप कह लीजिए कि मेहनत कह लीजिए, वो आपको सही दिशा में लग जाए। तो कहीं ना कहीं ये जो क्राइम था, हम अपने आसपास मैंने माफियावाद देखा, हमने यूथ को देखा जब वो क्राइम के पीछे भागते थे, माफियाओं के साथ जुड़ते थे, तो बड़ा अजीब सा लगता था कि हमारे ऐसे युवा जो देश के ख्याल के लिए बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन उनको मिसगाइड अगर वो हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं अपराध की दुनिया में जा रहे हैं। तो ये लगा कि साथ काश मुझे अगर वर्दी मिल जाती है तो मैं बहुत कुछ इनको जोड़ने के लिए, इनको साथ लेके चलने के लिए कर सकता हूँ। बिल्कुल, यानी कि आपका जो विचार था वो था कि समाज में जब बदलाव लाना है तो उसके लिए आपका किसी ऐसी जगह पर होना बहुत ज़रूरी है जहां बखूबी आप बदलाव ला सकें, उस बदलाव के एक पुरोधा बन सकें। आईपीएस जब बने, आप आईपीएस से पहले भी प्राइवेट सेक्टर में भी अच्छा सा आपने बहुत बेहतरीन सा काम किया। हम केवल ये जानना चाहते हैं जब पहली बार आपको कोटा प्रोबेशनर लगाया गया कोटा अपने आप में उस जमाने में, चूंकि लगभग हमारी समान एज चंबल का हिस्सा माना जाता है, वीहड़ भी था, इस तरह की कई सारी बातें थी। तो कोटा में प्रोबेशनर लगाया गया, उसके बाद आप जयपुर आ गए और जयपुर से फिर आपको बांसवाड़ा और जैसलमेर वगैरह भी भेजा गया। मैं समझता हूँ कि इन जगहों के आपके कहाँ, किस जगह के कैसे अनुभव रहे? हाँ, देखिए, जब हम लोग दिल्ली में वाणिज्य मंत्रालय में मैं जब जॉब कर रहा था तो कोटा का नाम तो अक्सर चर्चाओं में रहता था। और हमारे जो साथी जो राजस्थान के थे उस समय, तो जब भी कोटा की बात करते थे, बूंदी की, बीकानेर की, जयपुर की, जोधपुर की, तो बड़ा आकर्षित करता था जो है। मुझे याद है कि मैं 2008 में आरएस का एग्ज़ाम देने फर्स्ट टाइम राजस्थान आया था, जयपुर जी। और कोटा के बारे में तो काफ़ी उसकी जो कचौड़ी है, कोचिंग इंस्टीट्यूट्स है, इनफैक्ट क्राइम का जो ग्राफ है वहाँ पे वो भी कहीं ना कहीं जो है वो मुझे कहीं ना कहीं से इनपुट मिलते थे। तो कोटा में जब गया तो मुझे बड़ा चैलेंजिंग था ये, क्योंकि यहाँ पे देखा जाए कि बॉर्डर के इलाका है, और ये जो तीन चीज़ें जब मैंने जब देखी कि भाई कचौड़ी लोग बहुत पसंद करते हैं और इसको लोग विश्वविख्यात है। और कोचिंग का दौर, मुझे लगता है कि जब मैं 2011 में कोटा जब गया था तो उस समय कोचिंग का दौर धीरे धीरे मतलब ये लोग आना शुरू कर रहे थे। मतलब एक तरह से था कि नहीं, कोचिंग का हब तो है, लेकिन आज जिस तरीके का जो है टॉप पे है वैसा उस समय नहीं था। और क्राइम के रूप में देखें तो वहाँ पे विभिन्न तरह के छोटे मर्डर, मतलब छोटे जो क्राइम है, इसके अलावा जो है डकैती, चोरी, मर्डर, ये तमाम थी। दिल्ली के रूटीन में जो है कहीं ना कहीं ये घटनाएं जब आती थी तो बड़ा चैलेंज रहता। तो हम लोग लगातार जब प्रोबेशन में जब गश्त करते तो रात को जब गश्त निकलते थे तो पूरे शहर का जब हम चप्पा चप्पा छानते थे जो है, तो बड़ी चीज़ें देखने को मिलती। जागना पड़ता होगा आपको? जागना पड़ता था। और मतलब आपके हर चौराहे पे, हर गली के अंदर आपको रात में जाके एक रक्षक की भूमिका में आप जा रहे हैं और जिप्सी आपके साथ है, और आपके पास ये है कि पूरे रात भर कोई घटना ना हो, कोई इस तरह की चीज़ें ना हो, तो बड़ा कुछ सीखने को मिलता था। और कोटा के लोग अच्छे भी हैं, बड़ा उनका एक अलग मिजाज है उनका जो है। और मुझे लगता है कि मैंने बड़ा एंजॉय किया। मेरी पहली जो ये पोस्टिंग कोटा की थी प्रोबेशन की, बड़ा अच्छा रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। इनफैक्ट ट्रैफिक को लेके मैं ये पाता था कि कहीं ना कहीं
लोगों में हेलमेट को लेके वो एक कैजुअल अप्रोच होता था। तो ये समझाने का प्रयास लगातार किया जाता था कि भाई हेलमेट आपका जीवन रक्षक है। क्राइम में जो यूथ होते थे तो लगातार उनको मोटिवेट करने का प्रयास होता था विभिन्न सेमिनार्स के माध्यम से कि यही वो समय है, क्योंकि हम लोगों ने जो समय बीता देखा है, क्योंकि उस समय अगर हमारे माता पिता ने सही ऐसे एजुकेशन दे दिया तो हम लोग एक आगे बढ़ गए। लेकिन ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनको सही समय पे अगर सही गाइडेंस नहीं मिलता है तो उनकी जो कैरियर है कहीं ना कहीं वो प्रभावित होता है जो। तो ये बड़ा अच्छा रहा और कोटा का तो मेरा अनुभव आप इनफैक्ट कहें तो सबसे बेस्ट अनुभव में सीख रहा है। आपने जागरूक रहकर नागरिकों को जगाने का काम किया है। इधर तो आपको बिहार मिला, जी, उधर आपको जैसलमेर मिला। तो जैसलमेर का अनुभव भी थोड़ा सा शेयर कीजिए। देखिए, कोटा के बाद तो जब बांसवाड़ा मेरी पोस्टिंग हुई तो मुझे सरकार ने जो है सीओ लगाया, एडिशनल एसपी का विचार दिया। इनफैक्ट मुझे 3 महीने में एसपी के चार्ज के रूप में भी रहा। बांसवाड़ा दक्षिण राजस्थान का एक बहुत ही अच्छा शहर है, अच्छा क्षेत्र है जहाँ पे कि हरियाली है, बारिश का आप देखेंगे कि बहुत अच्छा एक बारिश का वहाँ पे एक रेनफॉल अच्छा है, सीधे लोग हैं, आदिवासी बहुल क्षेत्र है और मक्का तो मुझे लगता है कि वहाँ 12 महीने चलता है जो है, एक उद्योग के रूप में आगे डेवलप हो सकता है। धीरे धीरे काफ़ी लोगों ने वहाँ पे इंडस्ट्रीज और शिक्षा के क्षेत्र में प्रयास किया है। माही डैम है वो काफ़ी अपने आप में एक बड़ा उसका रोल है। तो बांसवाड़ा में भी मैंने देखा, चूँकि वो बॉर्डर का एरिया रहा है, गुजरात से जुड़ा हुआ क्षेत्र है, तो कहीं ना कहीं क्राइम जो है वो जो बच्चों का पलायन है, छोटे बच्चे हैं उनके कैरियर को लेके बहुत सी चीज़ें हैं, छोटे छोटे चोरियाँ डकैतियाँ जो अमूमन सभी जगह रहती हैं वो चीज़ वहाँ भी रही। लेकिन मैं अगर देखूँ बांसवाड़ा को, अगर मैं रेट करूँ तो बड़ा अच्छा एक मतलब आपको इनफैक्ट बांसवाड़ा में कुछ प्लेसेज ऐसे हैं जो विश्वविख्यात हैं जो है, और चेरापूंजी ऑफ राजस्थान कह लें, इस तरह से चेचापेटा करके एक जगह है जहाँ पे कि सैकड़ों जो है आपके टापू पाए जाते हैं और वहाँ पे पर्यटन को लेके लगभग तमाम ऐसी संभावनाएं हैं। राज्य सरकार लगातार प्रयास कर रही है। लोग जैसे कि त्रिपुरा सुंदरी मंदिर है, विश्वविख्यात मंदिर है, उस मंदिर पे लोगों की आस्था है, लाखों लोग आते हैं। उस दौरान मेरा जब रहना हुआ तो हम लोग तमाम जब हमारे गश्त होती थी, जब हमारी रूटीन की जो है हमारी विजिट होती थी, तो इन सब जगहों को देखने को मिला और एक बहुत यूनिक स्थल ये कह सकते हैं बांसवाड़ा जो है। आपने विभिन्न पदों पर विभिन्न शहरों में काम किया, कौन सा एक वो जगह थी जहाँ पे सबसे चैलेंजिंग रहा अभी तक के सफ़र में? देखिए, चैलेंजिंग तो किसी भी आईपीएस ऑफिसर के लाइफ में उसका प्रोबेशन का टाइम उसके इमेज को, उसकी प्रोफाइल को इंगित करता है जो है, क्योंकि जिस प्रकार का काम आप करते हैं उसकी प्रोफाइल आपके उसके साथ बनती है जो है। मुझे लगता है कि कोटा में जिस प्रकार के क्राइम को लेके, मोटिवेशन को लेके, तमाम तरीके के हमारे जो पुलिस में आईपीसी, सीआरपीसी, अब तो हमारी चीज़ें चेंज हो गई हैं, इसमें जो हम माइनर एक्ट, मेजर एक्ट पे जब हम काम करते थे, अब जैसे मैं प्रोबेशन में बताऊं छोटी सी चीज़ जो है, एक वहाँ पे कुन्हाड़ी इलाका है, जब मुझे वहाँ पे पहले एसएचओ लगाया जो है, तो बड़ी अब चूँकि हम लोग जो आईपीएस में प्रोबेशन में रहते हैं तो बहुत सी चीज़ें करना चाहते हैं अपने टेन्योर में। एसएचओ स्लीप आपके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, पहली आपकी जो है ये पोस्टिंग होती है, तो आपको लगता है कि आप पूरे इलाके में बिल्कुल शांति स्थापित कर लें। तो उस समय मैं देखता था कि माइनिंग बड़े वैसे माइनिंग का इलाके में प्रभाव था, क्राइम का था, लोग जो है कैजुअल अप्रोच थी लोगों की। तो जब हम लोगों ने लगातार कई अभियान छेड़े जो है, और जब अभियान छेड़े तो अपराधियों को ये समझ में आने लग गया कि अब यहाँ पे इस इलाके में नज़र बहुत तेज़ है जो है, अब पुलिस की गाड़ी कभी भी आपको धरपकड़ कर सकती है। तो जब ऐसी कार्रवाइयाँ महीने भर के, मुझे अंदर लगता है कि 1 महीने के कार्यकाल के बाद जस्ट चंबल के इधर का इलाका है कोटा, जो एक ग्रामीण इलाका भी है और शहरी इलाका भी है, और इसके इधर का नयापुरा आता है। तो मुझे याद है कि जब 1 महीने में क्राइम पे जब कंट्रोल होना शुरू हो गया, जब अभियान लगातार, मतलब हर 7 दिन में एक नया अभियान चल रहा है जो है कि शराबियों को धरपकड़ करना है, माफियाओं को पकड़ना है, इलीगल माइनिंग्स को रोकना है, रोड सेफ्टी के लिए काम करना है, और जो बच्चे, नए बच्चे जो पूरे देश से आ रहे हैं उनके लिए मोटिवेट करना है, उनको सही दिशा में जाना है। कुछ बच्चे जैसे कभी कभी मुझे लगता था कि वो गलत डायरेक्शन में रहते थे तो उनको धरपकड़ करके उनको समझाइश की जाती थी जो है।
कभी कभी शाम को हम लोग गश्त करते थे तो कुछ यंग बच्चे जो है बियर पीते हुए दिखते थे तो उनको रोका जाता, टोका जाता था। उन पर कार्रवाई नहीं करते थे लेकिन उनको समझाई जरूर करते थे कि आपका करियर ख़राब हो जाएगा, आप यहाँ पढ़ने आए हो, आप इंजीनियरिंग करने आए हो, आप मेडिकल के छात्र बनने आए हो। तो इस तरह की जब चीज़ें चलती थी तो बड़ा एक मतलब लगता था कि हमारे आसपास करने को बहुत कुछ है। और जिस जॉब के लिए जो आपका सपना था IPS, उसमें जो आपको पहली जो आपकी पोस्टिंग है, तो एक समय के बाद, कुछ समय के बाद मुझे याद है कि जो नयापुरा थाने का SHO था उसने मुझे फ़ोन किया जो है कि पंकज जी आपके यहाँ इलाके के सारे अपराधी मेरे इलाके में आ गए हैं जो है। तो मुझे बड़ी तो मुझे अभी याद है सुभाष पुनिया था उस समय नयापुरा SHO जो है, तो उसने कहा कि साहब आपके सारे अपराधी चंबल पार करके मेरे इलाके में आ गए हैं। तो हमने कहा भाई देखो मैं तो यहाँ का, मेरा तो यहाँ काम है और मैं तो जरूर डंडा लगाऊंगा अपराधियों पे और यहाँ पे तो मैं शांति स्थापित करूँगा। तो बड़ा एक उस तरह का वो बात निकल के आई जो है। और ये भी बात आई जब 3 महीने का टेन्योर जब मैं कुन्हाड़ी में रखा तो बड़ा ही मतलब एक अच्छा रहा और अच्छा प्रभाव रहा, उसका कंट्रोल अच्छा रहा, क्योंकि अब कई अभियान चले, हमारी टीम, हमने उस थाने की टीम बनाई, हमने 7-8 बच्चों की, नए जो यंग कांस्टेबल थे उनकी टीम बनाई कि आपको यहाँ पकड़ना है। कोई भी चीज़ आपके इलाके में ऐसी नहीं होनी चाहिए जिसपे कि पब्लिक को लगे कि हम असुरक्षित हैं। रात में बच्चा अगर कहीं जा रहा है, कोई महिला जा रही है, कहीं कोई बुजुर्ग जा रहा है, तो उसको असुरक्षा की भावना नहीं होनी चाहिए। आप तुरंत उनको रिस्पॉन्ड करिए, सर्विस डिलीवरी दीजिए। और गश्त में जाते हैं तो गश्त में आप प्रभावी रहिए, सक्रिय रहिए जो है। ये सिर्फ ये नहीं कि आपने सिर्फ पॉइंट पे खड़े हो गए और आप जो है आपका समय बीत गया। आप उस ड्यूटी को एंजॉय कीजिए और ड्यूटी को बहुत प्रभावी तरीके से करिए जिसका कि प्रभाव धरातल पे दिखे। तो मुझे याद है कि 3 जब SHO फीस सिर्फ मेरी ख़त्म होने लगी और उसके बाद फिर मैं जयपुर आ गया था, तो लास्ट में किसी ने बताया मुझे, कहीं से इनपुट आया कि सारे जितने अपराधी जो पारंगत अपराधी है, उन्होंने कहा कि हम लोग अब 10 जुलाई जब पंकज चौधरी साहब यहाँ से कोटा का प्रोबेशन पूरा करके जब जाएंगे तो उतने टाइम हम लोग वैष्णो देवी चले जा रहे हैं जो है। हम लोग कहीं दूर लगा लिया उन्होंने, यानी इस समय नहीं रुकना चाहिए। हाँ, इतने टाइम हम लोग को यहाँ नहीं रुकना है, हमें कहीं और शिफ्ट कर जाना है और उनके जब यहाँ से जाने के बाद फिर हम आएंगे। तो ये सब चीज़ें थोड़ी हल्की। सर, एक पुलिस के लिए ये एक ध्येय वाक्य है पुलिस का कि आम जन में विश्वास और अपराधियों में भय। लेकिन एक और व्यक्तित्व होता है जिसका कि डर अपराधियों में नहीं दूसरों में भी होता है, वो होता है प्रिंसिपल। आप PTS के प्रिंसिपल भी रहे। जी जी जी। तो आप कैसा महसूस करते हैं? वहाँ तो जो डर था वो अपराधियों का डर था, लेकिन निश्चित रूप से यहाँ आपको जो अच्छे लोग थे वो भी डरते रहे। जी जी। तो बांसवाड़ा के बाद देखिए, कोटा बांसवाड़ा के बाद जब मुझे जैसलमेर में रहा, काफ़ी अच्छा कार्यकाल रहा वहाँ का और काफ़ी कुछ सीखने को मिला। उसके बाद मेरी पोस्टिंग PTS किशनगढ़ में पहले प्रधानाचार्य के रूप में हुई जो। हाँ। तो जब हम लोग पढ़ते थे तो प्रधानाचार्य और टीचर को, प्रिंसिपल को लेके बड़ा एक अलग सा वो निकलता था कि ये देखिए ये एक अथॉरिटी होती है, जो अथॉरिटी जो है वो कुछ ना कुछ बच्चों में प्रभाव छोड़ती है जो। तो PTS किशनगढ़ में एक बड़ा मतलब एक तरह से कह लें कि वहाँ पे करीब 2000 कांस्टेबल्स और हेड कांस्टेबल के साथ साथ तमाम रिफ्रेशर कोर्स चलते थे। तो मुझे जब प्रधानाचार्य के रूप में जब मेरी वहाँ ज्वाइनिंग हुई तो मुझे बड़ा स्कोप दिखा यहाँ पे जो है। और मुझे लगा कि ये जो बच्चे नए नए हमारे साथ आए हुए हैं और मेरी भी यहाँ पोस्टिंग है, तो क्यों ना इनके साथ घुल मिल के, इनके साथ बातचीत करके, संवाद करके एक बेहतर माहौल क्रिएट किया जाए। नो डाउट माहौल अच्छा है, लेकिन जो भी इनकी कमियां हैं, जो फीडबैक्स हैं, जो ऐसी चीज़ें हैं जो नहीं होनी चाहिए, चाहे उनका मेस का सिस्टम हो, चाहे उनके क्लासेस का सिस्टम हो, चाहे उनकी छुट्टियों का सिस्टम हो, चाहे उनके वेलफेयर का सिस्टम हो, तमाम जो चीज़ें हैं उसको हम लोग रिव्यू करने का प्रयास किया जो है। बच्चों के साथ रहे, नए नए बच्चे जो आपके 2000 कांस्टेबल्स जो तैयार हो रहे हैं, मतलब के लिए 9 महीने आपके साथ हैं वो जो है। एक बच्चा जब माँ के गर्भ में होता है तो वो 9 महीने बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं जो है। तो उस तरह की भूमिका में मैंने देखा कि जब हम स्टार्ट से उनके साथ हैं तो उनके एक एक दिन बहुत इंपॉर्टेंट है जो। क्योंकि ये जो कांस्टेबल्स हैं, जो हमारा बेस है जो है, आने वाले समय में पूरे राजस्थान के लिए बड़ा प्रभाव डालेंगे। और इस थीम पे जब हमने काम किया तो मुझे लगता है कि आज अगर देखें तो पूरे राजस्थान में कोई भी ऐसा थाना नहीं हो जहाँ अपने पढ़ाए हुए बच्चे वहाँ नहीं है जो है। एक आपको कांस्टेबल जरूर किसी थाने में जरूर मिलेगा जो है। तो ये बड़ा अच्छा रहा। और ये ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का मेरा मानना है, हम लोग कभी कभी देखते हैं कि फील्ड नॉन फील्ड करते हैं, लेकिन नॉन फील्ड में अगर ये तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं, वहाँ की जिम्मेदारी अपने आप में एक शिक्षक के रूप में, एक टीचर के रूप में है। जिस प्रकार हम टीचर को बड़ा एक महत्व देते हैं आज के समाज में, उसी तरह पुलिस ट्रेनिंग सेंटर में जो भी कमांडेंट या प्रिंसिपल लगते हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी होती है। ये कोई ऐसा पोस्ट नहीं होता है जहाँ
बैठ गए और आप टाइम पास कर गए जो है। आपको बहुत कुछ दायित्व होता है, बहुत कुछ आपके आइडियाज़ होते हैं जो कहीं ना कहीं इन जवानों को प्रेरित करते हैं। जवान जो है आपके समाज से निकल के आ रहा जो है, वो आपको देखता है। एक आईपीएस अधिकारी से वो कुछ समझने का प्रयास करता है, सीखने का प्रयास करता है, और जब लगता है कि नहीं ये हमारे रोल मॉडल हैं, इनकी जो दिनचर्या है, इनकी जो सीख है। तो मुझे याद है कि एक मैंने जब स्लोगन वहाँ लिखा था, न जाति न धर्म न क्षेत्र, देश सर्वोपरि। तो ये जब मैंने किया तो चूंकि हमारे पास बच्चे तो 50 बच्चे जैसलमेर के, 50 भरतपुर के, 100 बीकानेर के, तो अलग अलग संख्या के जब हमारे पास बच्चे आए तो मैंने अटेंडम कुल दिन इनके बीच में छद्म वेश में इनको जानने का प्रयास किया जो है। ये मेरी पहल थी जो है। तो मैंने देखा कि जो भरतपुर के जो कांस्टेबल 50 ट्रेनिंग करें वो एक साथ भरतपुर वाले एक साथ हो गए हैं जो है, जैसलमेर वाले एक साथ हो गए हैं जो है। तो कहीं ना कहीं क्षेत्र का प्रभाव दिख रहा है। इसके साथ थोड़ा सा अंदर जा रहे हैं तो देखा जाति का प्रभाव है। कोई अगर जाट है, मेघवाल है, ब्राह्मण है, मतलब अलग अलग जातियों का, उसका कहीं ना कहीं एक कंफर्ट जोन है जो है। तो मुझे ये फिर समझ में आया कि जो हमारी कांस्टेबलरी है वो कहीं ना कहीं जाति, धर्म और क्षेत्र इससे बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि वो देश के लिए काम कर रही है जो। तो मैंने ये स्लोगन बड़े प्रभावी तरीके से अपने स्टूडेंट्स को डालने का प्रयास किया कि आप जब पुलिस में आते हैं तो पुलिस में आपके लिए कोई जाति नहीं होती है, कोई धर्म नहीं है, कोई क्षेत्र नहीं है जो। आपके लिए सबसे वो संविधान है और देश सर्वोपरि है जो। देश के लिए आपको करना है जो। तो ये जो संकीर्णताएं कहीं ना कहीं हमारे बीच एक नेचुरल उसमें आ जाती हैं जो। अब जैसे मैं बनारस का रहने वाला हूँ, लेकिन अगर एक आईपीएस होने के नाते अगर मैं सिर्फ बनारस की बात करूँ तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं हम पूरे देश के लिए या उसके पूरे व्यापक आयाम पे चीज़ें नहीं सोच पा रहे हैं। तो जातिवाद के लिए कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि बहुत सी चीज़ें हैं जिसमें कि बहुत कुछ किया जाना है। हमें ये एक मानव बनने की कड़ी में कहीं ना कहीं इन संकीर्णताओं से बाहर निकलना पड़ेगा। आस्था का केंद्र, आस्था का बिंदु हर व्यक्ति के लिए अलग अलग हो सकता है, लेकिन कहीं ना कहीं जब हम देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं, भारत की जो आइडेंटिटी है वो एक कंट्री के रूप में है, पूरे देश में जो है, राइट। तो मैंने उनको बोला, इनको समझाने का प्रयास किया कि सपोज इस ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट का एक कांस्टेबल आज के 5 साल के बाद अगर उसे लंदन जाना पड़ा किसी इंक्वायरी में जो, और लंदन जाके अगर उसे पूछे कोई कि आप कहाँ से आए हो, और वो बोले कि साहब मैं तो भरतपुर से आया हूँ जो। सही बात है। तो आपका देश ही आपकी पहचान है। तो ये चीज़ जब मैंने उनसे बोली तो उनको लगा कि हाँ ये भी हो सकता है कि मुझे अगर कहीं स्टेशन कहीं बाहर भेजा तो भरतपुर आपकी आइडेंटिटी नहीं है, आपकी आइडेंटिटी इंडिया है, भारत है जो है। तो आप बोलोगे हम भारत से आए हैं और भारत से हम ये फलाना। आपने सही मायने में प्रिंसिपल की भूमिका निभा दी वहाँ की, ऐसे समझाया उदाहरण के साथ बिल्कुल समझाया। तो कुछ फीडबैक मैंने एक पेटिका लगा रखी थी, शिकायत पेटिका टाइप से। तो मेरे पास अब ऐसी शिकायतें तो नए नए जो रंगरूट होते हैं वो शिकायत तो करते नहीं बेचारे, उतना डर होता है जो है। तो मैंने अपने आवास के बाहर एक सबसे बाहर एक शिकायत पेटिका लगा दी। तो मेरे पास डेली फीडबैक आने लगे जो। कोई कहा साहब खाने में खाना थोड़ा सा वो है, फिर कुछ कहता है साहब क्लास में, जो भी थोड़ी सी फीडबैक आते हैं। तो मैंने एक बार बिल्कुल सिविल ड्रेस में मैं मेस में पहुंच गया और मैंने थाली लेके मैं खाना शुरू कर दिया जो। तो मुझे खाने में थोड़ा सा मुझे लगा कि हाँ इस बात सही है, जो इनके पास सामग्री आ रही है और जो खाने का जो स्टैंडर्ड है वो बेहतर हो सकता है, जो खा रहे हैं उससे बेहतर हो सकता है। तो फिर हमने डायरेक्शन जारी किए मेस इंचार्ज को और कंपनी कमांडर्स को और कमांडेंट्स वगैरह को कि आप बिल्कुल ध्यान रखिए और इनमें बिल्कुल किसी तरह कोताही नहीं हुई। तो मुझे आज भी याद है कि जब भी कोई उस समय का हमारा पढ़ाया हुआ कांस्टेबल मिलता है साहब, उस समय मेस बहुत अच्छी हो गई थी जो। सर आपने और भी बहुत से बदलाव किए हैं जिससे समाज में भी बहुत बेहतरीन और सकारात्मक बदलाव आ रहे हैं। आप वर्तमान में कम्युनिटी पुलिसिंग में डीआईजी के पद पर कार्यरत हैं। तो अब जो हम जानना चाहेंगे कम्युनिटी पुलिसिंग एक आम आदमी क्या समझे? देखिए बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। कम्युनिटी पुलिसिंग बेसिक एक अवधारणा है, एक थॉट प्रोसेस है, और मैं आपको इसके बारे में बताऊं तो कम्युनिटी पुलिसिंग मेरी जो आइडियोलॉजी है, जब मैं आईपीएस बना था तो मेरा पहला इंटरव्यू बनारस में हिंदुस्तान एक समाचार पत्र ने और अमर उजाला ने लिया था उस समय। उसने पूछा सर आपके विजन क्या है जो है। तो मैंने विजन बताया कि मैंने यही कहा था, उसमें एक बिंदु ये भी था कि यूथ को मोटिवेट करना और पब्लिक और पुलिस के बीच का जो गैप है उसको मिटा, उस गैप को कम करना जो है। क्योंकि मैं आईपीएस में आया था तो मुझे आने के पीछे 2 रीजन थे जो है। एक तो पुलिस की एक नकारात्मक छवि जो समाज में थी वो भी मुझे प्रेरित कर रही थी जो है, और पुलिस की जो सकारात्मक छवि थी जो है, जिस प्रकार वो रोल मॉडल की तरफ पब्लिक के बीच में, वो भी मुझे आकर्षित कर रही थी जो। तो इन दोनों आयुओं से जब मैं आईपीएस बना तो मुझे कहीं ना कहीं ये महसूस हुआ कि हमारा जो रोल है वो बड़ा इम्पॉर्टेंट है जो है। और कम्युनिटी पुलिसिंग
आज के समय में देखें तो पुलिस की छवि को बेहतर करने के लिए सबसे बड़ा हथियार आज के सामने है। दक्षिण भारत के जो राज्य हैं, मैं स्पष्ट कह दूं, तेलंगाना है, तमिलनाडु है, कर्नाटक है, केरला है, आंध्र प्रदेश है, यहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग बहुत अच्छे लेवल पे है जी। और विदेशों में भी जाएंगे तो आपको कम्युनिटी पुलिसिंग का बड़ा एक पीक वहाँ दिखाई देगा जो है। अब जब आप देश की बात करते हैं, भारत की बात करते हैं कम्युनिटी पुलिसिंग को ओवरऑल, तो हम देखते हैं कि बहुत से स्टेट ऐसे हैं जहाँ कम्युनिटी पुलिसिंग अभी धीरे धीरे अपनी पाँव पसार रही है। इसलिए पाँव पसार क्योंकि लोगों को समझ में आ रहा है, जो हमारे रिसर्च करने वाले एक्सपर्ट्स हैं वो बताते हैं कि साहब आने वाले समय में सिर्फ आप पुलिस के बल पे, मात्र 1.25 लाख कांस्टेबल के बल पे पूरे राजस्थान के 8 करोड़ की जनता को आप पूरी तरह से कंट्रोल नहीं कर सकते जो। इसके लिए कहीं ना कहीं आपको पब्लिक को जोड़ना पड़ेगा जो। तो ये कम्युनिटी पुलिसिंग का विशेष जो मकसद है वो है आम जन में, जो हमारा जो स्लोगन है, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। तो जब हम आम जन में विश्वास पैदा कर लेंगे, आम जन का मतलब हो गया कि जो हमारे 90% लोग हैं जो एक सहज वातावरण चाहते हैं, एक सुरक्षित वातावरण चाहते हैं, सीधे लोग हैं। क्रिमिनल्स की संख्या बहुत ज़्यादा नहीं होती है। आपको मैं बताऊं, पूरे विश्व का परिप्रेक्ष्य में आप देखेंगे तो ये पाएंगे कि क्रिमिनल्स बहुत परसेंटेज में होते हैं जी, लेकिन हमारी पूरी मशीनरी उन क्रिमिनल्स के पीछे लगी होती है। मैं आपको एग्जांपल दूंगा इसमें। मैं कुछ समय पहले तेलंगाना के चरनापल्ली जेल में विजिट करने गया जो है, तो वहाँ के डीजी थे उस समय। तो उन्होंने कहा, पंकज आपने तो ट्रेनिंग टाइम में देखा होगा। तो हमने कहा ट्रेनिंग टाइम में हमने जो विजिट की है वो एक तरह से कह लें कि एक छोटी विजिट है, उसमें हमने बहुत ज़्यादा डेप्थ में दिया। तो उन्होंने मुझे परमिशन दिया। मुझे ये बात याद है 2016 की जो है, जब मैं एसपी, स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का एसपी था जो। तो मैं तेलंगाना गया, हैदराबाद में जब मैं जेल के अंदर गया तो उस जेल ने मुझे बड़ा प्रभावित किया जो है। मैं बात इसलिए रखना चाहता हूँ कि आप कैसी चीज़ों को बदल सकते हो जो। जो सुपरिटेंडेंट थे उनके पास मैसेज था डीजी साहब का। उन्होंने कहा ठीक है साहब, आपको हम पूरा विजिट कराते हैं जेल की जो है। अब जेल में जब अंदर गया तो मैंने देखा कुछ लोग क्रिकेट मैच खेल रहे हैं, पार्क में बड़ा अच्छा मैच चल रहा है, अच्छा मौसम है। तो मैंने जेलर से पूछा जो मेरे साथ लेके जा रहा था कि ये जो क्रिकेट खेल रहे हैं क्या बाहर से लोग आए हुए हैं जेल के बाद? तो हंसते हुए नहीं साहब, ये तो कैदी है। अच्छा, ये तो कैदी क्रिकेट खेल रहे हैं। तो चूंकि मैं भी क्रिकेट खेलता तो हमने कहा तो बड़ी अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, बड़ी अच्छी बैटिंग कर रहे हैं, बड़ा डिसिप्लिन हो गए खेलने का। नहीं साहब, ये तो बड़े अच्छे प्लेयर हैं जो। ठीक है, अच्छी बात है। जो हमारी जो जेल की प्रति भावना है कि वहाँ पे जो भी होगा वो एक तरह से मृत प्राय होगा, नेगेटिव होगा। तो मैंने ये देख के बड़ा अचंभित हुआ। जब मैं आगे गया तो मुझे वो मेस में लेके गए। तो मेस में जब मैंने खाना थोड़ा सा टेस्ट किया तो पनीर बना हुआ है, चावल की क्वालिटी मैंने देखी, सब कुछ देखा। तो हमने कहा तो खाना तो ये 5 स्टार को फेल कर रहा है जो है। तो कहा साहब, ये जो खाना भोजन बन रहा है ये सारे कैदी बनाते हैं जो है। इनमें से हम कुछ जो अच्छे एक्सपर्ट हैं उनको यहाँ लगाते हैं। बहुत अच्छा। और जो खाना आ रहा है वो ये पास में आप देखिए, यहाँ पे गार्डन है, वहाँ से सब्जियाँ यहाँ आती हैं जो। तो अच्छा, गार्डनिंग भी वही करते हैं? गार्डनिंग वही करते हैं और वहाँ से जो ताज़ी सब्जी आती है उस ताज़ी सब्जियों का ये यूज़ करते हैं जो। चलिए, ये भी एक अचंभा हुआ कि जेल में ऐसा भी होता है। फिर मैं कुछ दूर आगे बढ़ा तो देखा मैंने कि वहाँ पे कुछ लोग काम कर रहे हैं, कारपेंटर काम कर रहे हैं, कुछ लोग मोमबत्ती बना रहे हैं, कुछ लोग साबुन बना रहे हैं। ठीक है, हमने कहा ठीक है, बाहर से लोग बुला लिया हुआ। जब मैं चलने लगा तो लोग कुछ भजन कीर्तन कर रहे हैं। तो हमने कहा यहाँ भजन कीर्तन कौन कर रहा है? साहब, ये तो हमारे कुछ लोग को कैदी हैं जो भजन कीर्तन में जो उनको अच्छा लगता है वो भजन कीर्तन कर रहे हैं। एक रूम दिखाया जहाँ पे कि काउंसलिंग होती है। कहा कि उस्मानिया विश्वविद्यालय के कुछ एक्सपर्ट आते हैं, उनको काउंसलिंग करते हैं जो। तो मैंने बड़ा एक आदर्श सा स्ट्रक्चर दिखा। तो सुपरिटेंडेंट साहब के पास जब जाने लगे तो उन्होंने कुछ सामान दिया मुझे, कुछ मोमबत्ती, कुछ लिक्विड कुछ दिया कि साहब ले। हमने कहा नहीं, मैं तो जयपुर जाऊंगा तो फ्लाइट में तो अलाउ नहीं हुआ, आप इसको रख लीजिए। लेकिन मैं बड़ा अचंभित रहा कि ये मतलब एक इस तरह का कॉन्सेप्ट और इस तरह का जो नेतृत्व है बड़ा अद्भुत है। और जब मैं जेल से बाहर निकला तो मुझे याद है कि लेफ्ट हैंड साइड पे एक पेट्रोल पंप था। तो ऐसे ही मैंने सब इंस्पेक्टर से, जो मेरे साथ लाइजनिंग ऑफिसर था, पूछा तो उसने बताया साहब ये जो पेट्रोल पंप देख रहे हैं यहाँ पे जितने भी हैं वो सारे कैदी हैं जो। अरे ये वर्क यहाँ वर्क कर रहे हैं जो। और ये कैदियों की स्थिति यहाँ पे ऐसी, घर नहीं जाते हैं। तेलंगाना की बात है? तेलंगाना, हैदराबाद की बात कर रहे हैं, चरनापल्ली जेल की बात कर रहा हूँ जो। तो ये जो प्रभाव है ये आपको दिखाता है कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आपका नेतृत्व अच्छा है, आपके नवाचार अच्छे हैं, तो आप ऐसे, जैसे मान लीजिए वहाँ पे 10,000 कैदी थे तो 10,000 कैदियों को आपने जीवन जीने की प्रेरणा दे दी जो है। जनरली समाज क्या कहता है? समाज कहता है कि कोई व्यक्ति अगर जेल चला गया तो वो खत्म है जो है, उसकी अब कोई समाज में कोई अहमियत नहीं है जो है, वो मुख्य धारा में कभी आ ही नहीं सकता जो, और आ भी जाएगा तो उसका कोई रोल नहीं है जो। लेकिन इस तरह की जेलें, इस तरह का नवाचार जो देश में कई जगह आप देखेंगे जो है,
ये बताते हैं कि अभी भी हम समावेशी विकास यानी कि हम समाज की मुख्य धारा में ऐसे लोगों को जोड़ सकते हैं। जरूरत सिर्फ उनको काउंसलिंग की है, जरूरत उनको सिर्फ गाइडेंस की है। कारागार में स्वर्ग हो गया था। सही दिशा देने की, सही दिशा, क्योंकि उसमें मैं मानता हूँ कि उसमें सारे अपराधी नहीं है जो कुछ का ट्रायल चल रहा है, किसी ने हीट ऑफ मूवमेंट कोई क्राइम कर दिया, उनकी अगर काउंसलिंग कर देंगे मुख्य धारा में जुड़ जाएंगे। हैबिचुअल क्राइम और जो हैबिचुअल ऑफेंडर्स होते हैं वो बड़े कम संख्या में होते हैं। जी। सुपरिटेंडेंट ने ये कहा कि साहब इस जेल में अगर इतने कैदी हैं उसमें से मात्र 4-5 कैदी हैं जिन पे हमें पूरा तंत्र लगाना पड़ता है। तो मेरा एक सवाल उस समय था कि हम जो बाकी लोग हैं उनको हम नेगलेक्ट नहीं कर सकते, जो है उनके लिए लगातार हमें प्रयास करना पड़ेगा। ठीक है, इनके लिए हम सिक्योरिटी रखते हैं, लेकिन बाकी लोगों को भी हमें देखना। तो ये एक रोल मॉडल है। और कम्युनिटी पुलिसिंग के जो आपने सब्जेक्ट उठाया, ये पूरे राजस्थान के लिए बड़ा प्रभावी है। और मुझे आप कहने में बिल्कुल हिचक नहीं है कि अभी कुछ समय पहले एक वेबिनार के माध्यम से कुछ स्टेट के डीजीपीज के साथ में जुड़ा कम्युनिटी पुलिसिंग को लेके, जिसमें बड़े विद्वान लोग जुड़े जो है। उस वेबिनार में करीब 1.5 घंटे का वो वेबिनार था, जिसमें मध्य प्रदेश के डीजीपी और दिल्ली से और तमाम सीनियर आईपीएस ऑफिसर हैं। जब मैंने राजस्थान की कम्युनिटी पुलिसिंग के भारत सरकार और राजस्थान सरकार की जो फ्लैगशिप योजनाएं धरातल पर राजस्थान में चल रही हैं, जब मेरा टर्म आया, जब मैंने बताया तो बड़ा प्रभावित हुए। मैंने बताया कि साहब हमारे यहाँ सीएलजी हैं, हमारे यहाँ पुलिस मित्र हैं, ग्राम रक्षक हैं, हमारे यहाँ सुरक्षा सखियाँ हैं, सुरक्षा सखियों कॉन्सेप्ट है, हमारे यहाँ स्टूडेंट पुलिस कैडेट की योजना चल रही है, हमारे यहाँ स्वागत कक्ष पूरे राजस्थान में स्थापित हैं थाने के अंदर जो है, हमारे यहाँ आदर्श पुलिस थाने कॉन्सेप्ट है। और जब स्वागत कक्ष के बारे में बताया कि साहब हमारे यहाँ 856 थानों पे स्वागत कक्ष है। आज से अगर 10 साल 15 साल पहले अगर बात करें तो कोई ये नहीं सोच सकता था कि थाने के अंदर भी स्वागत कक्ष हो सकता है क्या? बिल्कुल सही बात, राइट। डरता था, एक डर था, पुलिस के प्रति एक डर था जो है, पुलिस के प्रति एक कहीं ना कहीं एक नकारात्मकता, पता नहीं मेरे साथ कैसे बिहेव होगा, मैं पीड़ित हूँ, मैं थाने जाऊँगा, मेरे साथ कैसे बात करेंगे लोग, मैं वहाँ का सिपाही मेरे से कैसे बात करेगा, वहाँ का एसएचओ मुझसे कैसे ट्रीट करेगा। ठीक है, आप सम्मानित व्यक्ति हैं, आपके साथ कोई घटना हो गई, राइट, तो मुझे कैसे सुना जाएगा, आप भी एक सम्मानित व्यक्ति हैं। लेकिन ये मन में कहीं ना कहीं एक संशय है कि मैं थाने जाऊंगा तो मुझे ट्रीट कैसे किया जाएगा, किस तरह का। तो ये जो सर्विस डिलीवरी है, ये मुझे लगता है कि साउथ के स्टेट से ये नवाचार जो है उत्तर भारत के राज्यों में आया है। और स्वागत का चूँकि कम्युनिटी पुलिसिंग के नोडल ऑफिसर होने के नाते मैं कह सकता हूँ, पिछले 1.5 सालों में जब पूरे राजस्थान के करीब 30 जिलों को मैंने विजिट की और लगभग 70 थानों का निरीक्षण किया, तो मैंने ये बताने का प्रयास किया कम्युनिटी पुलिसिंग तो अपने आप में एक बड़ा प्रभाव डालता है, लेकिन स्वागत कक्ष आपने अगर हर थाने का अच्छा कर लिया तो ये पुलिस की इमेज को तुरंत आपको पब्लिक के बीच में लेके जाएगा। जो अगर कोई पीड़ित है उसको आपने बैठा के पानी पिला लिया, उसको अच्छे से काउंसलिंग कर लिया, उसको सुन लिया, तो जरूरी नहीं कि उसका हर मैटर एफआईआर में कन्वर्ट हो जाए। बिल्कुल, हर मैटर का एफआईआर में कन्वर्ट होने की जरूरत नहीं है। लेकिन होता क्या है, अब अगर आप उनकी काउंसलिंग प्रॉपर नहीं करेंगे, उनको बताएंगे नहीं। अब स्वागत कक्ष में आपको बताऊं मैं, स्वागत कक्ष में जो आपका बाहर थाने के एंट्री के साथ ही जो आपका एक अच्छा कमरा होता है, जिसमें कि आपके शौचालय हैं, सीसीटीवी कैमरा अंदर लगा हुआ, बाहर लगा हुआ, वो हमारे एसओपी का पार्ट है, जो है पुलिस मुख्यालय द्वारा जारी एसओपी का पार्ट है, जिसमें कुछ प्रभारी हम लगाते हैं, कुछ महिलाएं रखते हैं जो महिलाओं को सुनने के लिए महिला उसको सुने और सुनने के बाद बताए कि अगर घर के मारपीट का मैटर है, छोटा मैटर है, उनको समझाइश करके वापस भेज दीजिए ताकि परिवार जुड़ा रहे। अगर लगता है कि नहीं कोई बहुत बड़ा अपराध है, कोई क्राइम है, किसी बड़े अपराधी ने, किसी गुंडे ने बदमाशी की है और लगता है कि नहीं ये वैसे समझाइश से नहीं हुआ, उसके लिए आप एसएचओ से के पास भेजिए और उनका मुकदमा दर्ज कराइए, जो है उनको जानकारी दीजिए, जो उनको बताइए कि जी ये हेल्पलाइन, ये आपके साथ एसओपी है, आप इन सुविधाओं का उपयोग कर सकते हैं। जो राजस्थान पुलिस की जो वेबसाइट है उसमें तमाम सुविधाएं हैं, चाहे टेनेंट वेरिफिकेशन से लेके आप बुजुर्गों के लिए, बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए तमाम ऐसी चीज़ें आपको उस थाने में मिलती हैं। लेकिन अगर आप जागरूक करेंगे उनको तो उनके लिए बड़ा अच्छा फील होगा। तो कम्युनिटी पुलिसिंग में बताऊं, जैसे आज हमारे पास पूरे राजस्थान में 2.5 लाख लोग जुड़े हुए हैं, जिसमें 90,000 के आसपास सीएलजी मेंबर्स हैं, करीब 35,000 के आसपास हमारी सुरक्षा सखियां हैं। ये जो कॉन्सेप्ट है पिछले 4-5 सालों का ये प्रोग्रेस है जो है, और पुलिस मित्र और ये जो योजनाएं आई ये 2019 की बात है जो है। तो आज हम देखते हैं तो ये पाते हैं कि हम राजस्थान के एक प्रदेश के रूप में हमारी जो योजनाएं हैं बड़े प्रभावी हैं और मैं बड़ा संतुष्ट भी इस चीज़ को लेके। लेकिन कहीं ना कहीं जो प्रयास करने की आवश्यकता है, मैं पाता हूँ कि जो हमारे 2.5 लाख लोग हैं उसमें अभी 10 से 12% लोग बहुत सक्रिय हैं, बहुत सक्रिय हैं। कहीं भी दुर्घटना होगी, कहीं बात होगी तो आपका पुलिस मित्र वहाँ मिलेगा, सीएलजी सजत मिलेंगे। थाने में कोई बात है,
समझाइश है तो CLG मित्र, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक, सुरक्षा सखियाँ हैं। सुरक्षा सखियों के बारे में बताऊँ मैं, इनकी संख्या पूरे राजस्थान में करीब 38,000 के आसपास है। ये सुरक्षा सखियाँ वो हैं, सभी थानों में हैं, सभी थानों में जो समाज के उन वर्गों से आती है जिनको लगता है कि नहीं हम महिलाओं को प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। हम थाने में जो पीड़ित महिला है, बच्चियां हैं, जिनके साथ तमाम प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष अपराध होते हैं, जो अपनी बात नहीं रख पाती, जो थाने नहीं जा सकती, चाहे वो पारिवारिक मामला हो, उसमें ये एक कड़ी के रूप में काम करती हैं ये जो सुरक्षा सखी है। और मैं बताऊं कि कई जगह तो इनका रोल बहुत अच्छा है। लगभग मैं पाता हूं कि ये जितनी भी सुरक्षा सखियां, ये बड़े मन से थाने पे महिलाओं बच्चियों की बात रखती हैं। अगर कोई क्राइम उनके इलाके में होता है तुरंत वो थाने पे कॉल करती हैं और उनको बुलाती हैं कि साहब इस बच्ची के साथ या इस महिला के साथ ये दिक्कत है, तो उस महिला को प्रोटेक्ट भी करती हैं और महिला होने के नाते मुझे लगता है वो संवेदना भी उनके साथ अच्छे से जुड़ती है। सर, ये सुरक्षा सखियां जो होती हैं इनको सरकार की तरफ से कुछ क्या मानदेय वगैरह कुछ दिए जाते हैं? अभी ये प्रोसेस में है, आने वाले समय में जरूर कुछ मानदेय की व्यवस्था हो सकती है। और ये बजट के लिए ऑलरेडी हम लोग पुलिस मित्र के लिए तमाम जो हमारे ये स्टेक होल्डर्स हैं, इनके लिए हम लोगों ने प्रयास किया हुआ है। और ये लोग, मेरा तो ये मानना है कि हमारे पास दो वर्ग है 2.5 लाख लोगों। एक वर्ग ऐसा है जो कहता है कि साहब हम पुलिस बहुत अच्छा काम करती है, 24 घंटे हमारे सुरक्षा में लगी रहती है, हम उसके साथ अपने जीवन का कुछ समय देना चाहते हैं, कुछ सकारात्मक समय देना, चाहे हम ट्रैफिक में हो, चाहे हम कम्युनल वायलेंस हो, जुलूस हो, त्यौहार हो, वहाँ हमारा उपयोग लीजिए राइट। कुछ लोग कहते हैं साहब मुझे आइडेंटिटी चाहिए, तो जो आइडेंटिटी जिनकी चाहत है या जो लगता है कि नहीं, मेरा भी मानना है कि आइडेंटिटी एक ऐसे लोग को आइडेंटिटी होनी भी चाहिए क्योंकि आप पुलिस के साथ रजिस्टर्ड हैं, जुड़े हुए हैं। तो आने वाले समय मुझे लगता है कि इतने भी लोग हैं, थोड़ा जैसे प्रभाव इनका बढ़ेगा, सक्रियता बढ़ेगी, तो जरूर इनको आइडेंटिटी भी मिलेगी। और ये आइडेंटिटी की आवश्यकता मुझे लगता है इसलिए भी नहीं कि जो अच्छा काम करता है उसे आइडेंटिटी की आवश्यकता नहीं है। सर, एक नीड हेल्प और आपने शुरू किया है। जी। सर, नीड हेल्प से पहले हम ये जो जानना चाहेंगे वो ये कि राजस्थान पुलिस जो है बहुत सारे नवाचार कर रही है और उन नवाचारों की कड़ी में तकनीक जो है वो इस बदलाव में एक बहुत बड़ा साथी बन रहा है। तो तकनीक की मदद से जो एक ऐप अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है, राजकॉप सिटीजन ऐप, इसके बारे में बताइए। देखिए, राजकॉप सिटीजन ऐप की जो पृष्ठभूमि है वो करीब 5-6 साल पहले की है। मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि मैं 2016 से 2 साल में स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का SP रहा और उस समय हमारे साथ शरद कविराज जी साथ में रहे। उनके साथ मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला और वो बड़ा उनका IT इनोवेशन को लेके और नवाचार को लेके बड़ा उनका अच्छा रोल है। आज वो नोडल ऑफिसर्स हैं स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के और साइबर क्राइम के जो है। तो ये राजकॉप सिटीजन ऐप के जो फीचर्स हैं, मैं उस समय हम लोगों ने लगातार प्रयास किया कि जनता तक जाए जो है। ये हमारे जो फीचर्स हैं, टेनेंट वेरिफिकेशन से लेके अगर कोई छोटी मोटी चोरी होती है तो आप थाने जाने की बजाय आप ऑनलाइन शिकायत कर सकते हैं राइट। छोटी छोटी जो बातें जीवनचर्या की, वो आपके लिए थाने बार बार चक्कर काटने की जरूरत नहीं। वो आपका ऐप इतना प्रभावी है और इतना परिपूर्ण है कि आप उसकी अगर आपको जानकारी है तो उससे आप फ़ायदा ले सकते हैं। बहुत से जो पढ़े लिखे लोग हैं राजस्थान सिटीजन ऐप को डाउनलोड कर लिया और एक मुहिम भी चली है। हमारे DGP महोदय ने अभी हाल में कम्युनिटी पुलिसिंग के साथ मिलकर पूरे प्रदेश के सभी SPs और DCPs, IGs और कमिश्नर्स को लिखा है कि राजस्थान सिटीजन ऐप जो है ये सभी लोग आमजन इसको डाउनलोड करें जो है। पहले तो वो डाउनलोड करें और डाउनलोड करने के बाद जब अंदर जाते हैं तो आप उसके जो फीचर्स हैं उसका आप फायदा, क्योंकि ये सर्विस डिलीवरी का पार्ट है जो। तो मैं शरद कविराज सर का, जिनका मैंने नाम लिया, आज वो नोडल ऑफिसर हैं। अभी कुछ दिन पहले, लगभग 15 दिन पहले, उदयपुर में राजकॉप सिटीजन ऐप का ही एक फीचर है नीड हेल्प। नीड हेल्प की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि राजस्थान में 8 करोड़ की जनसंख्या में आधी जनसंख्या महिलाओं बच्चियों की जो है। विशेषकर पश्चिम राजस्थान में देखें तो महिलाओं बच्चियों को लेकर तमाम बातें लगातार हम लोग सुनते हैं, कुछ नकारात्मक चीज़ें सुनते हैं। तो उनकी सुरक्षा मापदंडों को पुख्ता करने के लिए हम ये मान के चलें कि कोई महिला या बच्ची, उसके लिए सुरक्षा सखियाँ हैं, थाने पे डिपेंडेंट होने के बजाय उसका एक सेंट्रलाइज हम सिस्टम जनरेट करें। अच्छा, जिसमें ये प्रयास हुआ और ये उदयपुर में माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा जी ने इसको हाल ही किया, इसका उद्घाटन किया उदयपुर में। उद्घाटन करने के बाद हम लोगों ने जो चर्चाएं हुई, मीटिंग्स हुई हमारे उच्च अधिकारियों से, ये महसूस हुआ कि इस फीचर को राजस्थान की हर महिला, हर बच्ची तक पहुंचना चाहिए। उसके लिए क्या कर सकते हैं हम लोग? उसके लिए हम लोगों ने कहा कि हम लोग जयपुर कमिश्नरेट के 4 जो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, उसके एक एक जिले के एक एक थाने पे
हम लोग एक दिन मीटिंग करेंगे थाने लेवल पे, चयनित थाने पे, जिसमें हमारे आईजी साहब रहेंगे, सर्कल अफराज सर, मैं रहूँगा, डीसीपी जी रहेंगे, एसीपी जी रहेंगे, संबंधित थाना अधिकारी रहेगा। उसमें सुरक्षा सखियाँ, पुलिस मित्र, ग्राम रक्षक और सीएलजी मेंबर्स रहेंगे। उस इलाके के महिलाएं, बच्चियाँ रहेंगी जो इनको लगता है कि उनको साथ रखना चाहिए, तो उनके साथ एक हम डेमो करेंगे वहाँ पे। सर एक बार आपको इंटरप्ट करना चाहूँगी कि ये जो सारी प्रक्रिया होगी तो इसकी जानकारी उस क्षेत्र विशेष की महिलाओं को या बच्चियों को किस तरह से मिलेगी? क्या इसके लिए पहले से कुछ किया इसके लिए लगातार, चूँकि ये हम लोग इस जनवरी में स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो दिसंबर का महीना है हम लगातार इसको प्रसारित कर रहे हैं, ऑफिशियली इसको प्रचारित कर रहे हैं। लगातार आप देखेंगे कि तमाम नेटवर्क के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से, राजस्थान पुलिस के माध्यम से तमाम जगह इसको लगातार प्रसारित किया जा रहा है कि इस जो फीचर है, जो महत्वपूर्ण फीचर है, ये ना सिर्फ एक प्रक्रिया का पार्ट रहे या किसी ऐप का पार्ट रहे, वो लोगों तक पहुंचना चाहिए, जो है लोग उसको डाउनलोड करें, उससे रूबरू हो, जो है उसको ट्रायल करें, जो है ठीक है। तो इसी के डेमो के लिए, क्योंकि मुझे लगता है डेमो सबसे अच्छा पार्ट होता है किसी भी चीज़ को बेहतर करने का, जो है राइट। तो ये जो जनवरी से हम लोग जयपुर कमिश्नरेट के 4 जिलों में कर रहे हैं, तो जैसे एक थाने पे, सपोज एक थाने पे हमने इसको किया, तो वहाँ पे हम लोग कोशिश रहती है कि वहाँ पे राजस्थान सिटीजन ऐप के बारे में बताएं और नीड हेल्प के बताएं कि नीड हेल्प बेसिकली महिलाओं बच्चियों के लिए सुरक्षा मापदंड को अव्वल दर्जे प्रदान करने के लिए आपके लिए बनाया गया है। और आज का मुझे लगता है कि आज के समय में सभी के पास मोबाइल सब लोग है। और सर ये एंड्रॉइड, iOS दोनों में उपलब्ध है? दोनों पे उपलब्ध है। और इसमें सबसे जो इम्पोर्टेंट है कि जब वो डेमो होगा तो हम उसी गोष्ठी के किसी महिला बच्ची के साथ हम कम्युनिकेट कराएंगे और वो कॉल करेगी उस पे नीड हेल्प पे, वहाँ से डायरेक्शंस को फॉलो करेगी और जब वो कॉल करके बताएगी कि मैं इमरजेंसी में हूँ, मुझे सहायता चाहिए जी, तो वहाँ से कॉल आएगी और कॉल पे सेंट्रल कमांड से हमारे पास उस बच्ची या महिला के पास जिसने कॉल किया है नीड हेल्प पे, जो है ये पूछा जाएगा कि इमरजेंसी में है, आपको गाड़ी कहाँ भेजनी है, लोकेशंस वगैरह आपके तुरंत ले लिए जाएंगे और उसके तुरंत आपको रिवर्ट होगा। रिवर्ट होने के बाद अगर आपने कहा कि नहीं मैं बहुत मुश्किल में हूँ और मुझे एक मतलब पुलिस की सहायता की ज़रूरत है, तो आपके पास तुरंत जो है 112 नंबर की गाड़ी आपकी पहुंचेगी और वो गाड़ी वहाँ पे पहुंच के दिखाएगी कि देखिए आपने कॉल किया और अब गाड़ी आपके पास पहुंची है। तो ये जब हम डेमो करेंगे तो एक आम महिला जो कहीं कोटा में कोई बच्ची बैठी हुई है, कोई जयपुर में है, कोई जैसलमेर में है, उसको लगता है कि मैं थाने पे कॉल कर रहे हैं, रिस्पॉन्स टाइम कम है, तो डरने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, थाने पे कभी कभी रिस्पॉन्स टाइम जल्दी भी होता है, कभी कभी लेट भी होता है। तो उससे बचने के लिए आप इस सेंट्रल कमांड नीड हेल्प का उपयोग करिए और आपके पास 112 100% पहुंचेगी। थाने की गाड़ी भले ना पहुंचे, 112 नंबर 112 पहुंचेगी, ये इसकी गारंटी की जा रही है जी। इसके माध्यम से ये विश्वास भी ये विश्वास दिया जा रहा है कि आज सच में पुलिस हमारे साथ खड़ी है और अगर आप मुसीबत में हैं तो आपको तुरंत मदद किसी आपदा में है, विपदा में है, किसी भी तरह की आपको लगता है कि मुझे अब वास्तव में पुलिस की जरूरत है, जो आपने सर एक निवेदन था, मैं ये पूछना चाह रहा था आपसे कि जैसे ये जो आपने नीड हेल्प शुरू किया है खास करके बच्चियों के लिए और महिलाओं के लिए, सुरक्षा सखियाँ तो इसमें काम करेंगी ही करेंगी। हमारे पास में कई बार पुलिस वाले जो पुलिस लाइन में रिजर्व रहते हैं, कई बार उनके पास बहुत सारा काम नहीं होता। तो आप तो चूँकि सेना नायक भी खुद भी रहे हुए हैं, सेना नायक आपने देखा कि हर सैनिक को आपने काम दिया हुआ है और मैं उस बारे में भी आपसे पूछना चाहूँगा, एसडीआरएफ के बारे में भी, कि एसडीआरएफ में और पुलिस की व्यवस्था में क्या अंतर आपको महसूस हुआ। लेकिन उससे पहले मैं जानना चाहूँगा कि उनको हम काम में लेके नुक्कड़ नाटक जैसी अगर कोई चीज़ें ऐसा किया जाए कि हम इस नीड हेल्प का और ये राजकोप सिटीजन ऐप का प्रचार प्रसार किया जा सके, तो मैं समझता हूँ कि नवाचार और हो सकता है कि हम नुक्कड़ नाटकों के माध्यम से या मिलजुल कर लोगों से, कम्युनिटी से मिलें। देखिए मैं हंस साहब, ये बड़ा अच्छा आपने एक आइडियाज़ दिया है। हम आपके साथ अभी दूरदर्शन पे बैठे हुए हैं, जो हम जो बातें कर रहे हैं ये अपने आप में राजस्थान की जो भी महिलाएं बच्चियां इसको सुन रही होंगी, देख रही होंगी, जो उनको कहीं ना कहीं आइडियाज़ लगेगा, नहीं ये एक हमारे साथ एक फीचर हमारे पास है जिसको हम उपयोग कर सकते हैं। मोबाइल में हम घंटों बिताते हैं, बिल्कुल ऑन एवरेज हम देखेंगे तो यूथ को देखेंगे तो 6 से 8 घंटा वो ऑन एवरेज मोबाइल पे वो व्यतीत कर रहा है। तो जो हमारी उपयोगी जो चीज़ें हैं, अगर उस पर वो समय व्यतीत करे तो उसके लिए कहीं ना कहीं एक कॉन्फिडेंस मिलेगा, उसको कुछ जानकारी मिलेगी और उसके लिए एक दिशा भी तय होगी। जो तो ये नुक्कड़ नाटक का एक तरह से डेमो कह सकते हैं, एक डेमो दे रहे हैं सोसाइटी के बीच में जाके। तो ये जो
जिले वाइज हम जो कमिश्नरेट से स्टार्ट कर रहे हैं, फिर हर जिले में हम स्टार्ट करेंगे। साथ में हमने बड़े कॉलेजेज, स्कूल और विश्वविद्यालयों को भी चयनित किया है जी। जहाँ पे जाके हम 1000-2000 बच्चियों को इस नीड हेल्प के बारे में, राजस्थान कॉप्सिडियन ऐप के बारे में हम बताएंगे, उनसे चर्चा करेंगे और उनको ये विश्वास दिलाएंगे कि इस ऐप के माध्यम से आप अप्रत्यक्ष रूप से आप पुलिस के साथ जुड़े हुए हैं जो है, और आपके अंदर एक विश्वास पैदा हो जाए कि हम कहीं भी हैं, किसी भी, चाहे हम चौराहे पे हैं, हाईवे पे हैं, राजस्थान में कहीं भी हैं, आपको जब भी जरूरत पड़ेगी आप इसमें स्कूलों के माध्यम से सर हम इसको बढ़ावा क्या दे सकते हैं? यस, स्कूलों के माध्यम से, बजाय कॉलेज के बच्चे तो समझदार हो जाते हैं, जी, लेकिन स्कूल के बच्चे जो किशोर वय में होते हैं, किशोर अवस्था में होते हैं, उनको शायद इस तरह की समझाइश की मैं समझता हूँ कि अधिक होनी चाहिए। और हम बच्चियों के साथ स्पेशली जैसे बहुत सुनते हैं आजकल, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उन्हें पता होगा तो मुझे लगता है छोटे बच्चों के दिमाग में, क्योंकि एक स्वस्थ समाज के निर्माण में जब ये बच्चे बड़े होंगे तो ये निर्भीक अगर होंगे, इनको किसी का भय नहीं है, तो मुझे लगता है स्वस्थ समाज का निर्माण भी तभी होगा। बिल्कुल होगा, और ये बड़ा अच्छा आइडिया है। और इसमें हम लोग लगातार हमारी SOP बन रही है, उसमें जिलेवार करने के बाद हम लोगों ने तय किया है कि हम विश्वविद्यालय, स्कूलों में और कॉलेजेस में जाएं, बच्चों को हम रूबरू हों, उनको डेमो दिखाएं, उनसे परिचित हों और उनको इंस्टॉल कराएं इन सारी चीज़ों को, क्योंकि आदेश पूरे राजस्थान के लिए, आमजन के लिए हमने बनाया है और बड़ी मशीनरी लगी हुई है इसमें, एक बड़ा नेटवर्क, बड़ा एक बैकग्राउंड पर लोग काम कर रहे हैं। सेंट्रल कमांड है, अभय कमांड आपने देखा होगा जो PHQ के अंदर, तो काफ़ी एक्सपर्ट काम करते हैं इस पे जो इसका जो प्रभाव है, इसका जो सदुपयोग जो है आम जनता तक जाए जो है। सर SDRF में आप रहे, मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूंगा। SDRF में रहे, वहाँ सेना का भी आपने काम किया, इधर पुलिस का काम किया, दोनों में आप क्या कोऑर्डिनेशन देखते हैं? SDRF देखिए एक ऐसी विंग है जो आपदा में बचाव के लिए आपका एक विंग है। जब मुझे पिछले SDRF के कमांडेंट के रूप में, सेना नायक के रूप में मुझे पोस्टिंग दी गई, तो मुझे पाया कि ये ऐसी विंग है, हमारे पास ऐसे 1000 जवान हैं जो पूरे प्रदेश में विभिन्न तरह के आपदाओं में एक सक्रिय भूमिका निभा सकते हैं। तो ये जो आपने बोला डेमो, तो हमने ज्वाइन करने के साथ ही हमने पूरे राजस्थान में, अच्छा पहले कॉन्सेप्ट क्या था, पहले बाहर किसी से हम लोग बात करते थे कि राजस्थान में पानी के बारे में, तो क्या राजस्थान में भी पानी है क्या जो तो जब मुझे लगता है कहीं जाके आगे सर 1-2 साल बाद होगा जब आप लोगों को बोलेंगे कि पुलिस और सुरक्षा, बोले हाँ बिल्कुल जिस तरह से पहल चल रही है। तो जब ये हमने डेमो करना शुरू किया स्टार्टिंग में, पहले महीने से जो है पूरे राजस्थान में पहले हमने विजिट किया जो, तो जब मैं माही डैम पे गया, जब मैं अन्ना सागर गया, फतेह सागर गया, कायलाना झील गया, सिलीसीट गया, तो इतना पानी जब लगातार दिखने लगा तो मैंने भी लगा इतना पानी राजस्थान में। तो जो बाहर के लोग पूछते थे तो मैं कहता था भाई यहाँ पे इतने झीलें हैं, जितने झीलें आपकी स्टेट में नहीं होंगे जो है, तो इतना एशिया की सबसे बड़ी झील राजस्थान में जो है। तो इन झीलों पे हम लोगों ने क्या किया, स्कूल कॉलेज के बच्चों को लेके और सोसाइटी को लेकर लगातार मैं डेमो किया। अच्छा, जल पे डेमो, हमारे जवान डेमो दे रहे हैं, कुछ लोग डूब रहे हैं, वो वहाँ पे जो है एक मॉक ड्रिल कर रहे हैं जो है, ठीक है। अन्ना सागर पे किया, फतेह सागर पे किया, कायलाना पे किया, माही पे किया, वहाँ पे DM SP और जो भी हैं सबको बुला कर, तो लोग जो देख रहे थे कि अच्छा ये लोग पानी में बचाव करते हैं। अब जब मैं आंकड़े जो हमने दिए, मुझे याद है कि जब जुलाई अगस्त में हमने जब आंकड़े प्रस्तुत किए कि कितनी कोटा रेंज में और भरतपुर रेंज में जब बाढ़ का जब आंकड़ा देखा तो पाया कि नदियाँ इतनी विकराल हो जाती हैं तो उस समय लोगों के बहने की, डूबने की संख्या बड़ी ज़्यादा थी जो है। राजस्थान में हम लोग बहुत आश्चर्यचकित हो रहे थे कि इतनी संख्या भी है। तो जब ये SDRF ने जो हमारी SDRF के हमारे जो रेंजेस पे हमारी कंपनियाँ बैठती हैं, भरतपुर है, कोटा है, अजमेर है, सभी जगह, तो हम लोगों ने इनको डेमो के माध्यम से, जन जागरूकता के माध्यम से हम लोगों ने बताने का प्रयास किया हर स्कूलों में, कॉलेज में, चिन्हित स्कूलों में जाके कि आप वहाँ पे उनकी कॉलेज में जाके अपने डेमो दिखाइए, अपने इंस्ट्रूमेंट्स को दिखाइए, CPR के बारे में बताइए कि कोई अगर जिसको लगता है कि अचेत अवस्था में है, मृत अवस्था में, उनको आप CPR दीजिए जो है, आम जन तक जाए, ना सिर्फ आपको जानकारी वो पब्लिक तक पहुँचाइए जो है। और ये भी बताने का प्रयास करिए कि राजस्थान में पानी जो है वो कहने को है कि पानी नहीं है, लेकिन जो पानी में जो डूबने की संख्या है वो बहुत अधिक है जो है। तो जब आंकड़े प्रस्तुत किए गए और जब SDRF का आंकड़ा गया कि हमने लगभग 1500 लोगों को जाने बचाई जो है, तो ये समझ में आया कि इसकी गंभीरता समझ में आई। आपको याद है आकाशीय बिजली आमेर में सर आपने आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में प्रिंसिपल के रूप में बहुत सारे अलग अलग लेवल्स पे काम किया है और अभी जो आप काम कर रहे हैं वो निसंदेह बहुत प्रशंसनीय कार्य है। जाने से पहले क्या एक मैसेज आप देना चाहेंगे हमारे तमाम दर्शकों को? देखिए, दर्शकों से मैं यही कहना चाहूँगा,
आपके माध्यम से लाखों बच्चे और यूथ जो अपने जीवन में कुछ बनना चाहते हैं। मैं यही कहूँगा, मैं ग्रामीण पृष्ठभूमि में निकला हुआ व्यक्ति हूँ और मेरे कोई सपने नहीं थे जो है, लेकिन हम अपने समाज के बीच से अपने सपनों को बुना, सपनों को बनाया। माता पिता का सहयोग रहा, हमारे साथियों का सहयोग रहा, लेकिन जीवन में हमेशा एक ईमानदारी, लगन और जज्बा आप बना के रखिए। और मुझे ये कहने में बिल्कुल निसंकोच हूँ कि अगर किसी चीज़ को आपने ठान लिया और मजबूती से अगर आप ईश्वर में विश्वास रखते हैं, उसके लिए अपनी जी जान लगाते हैं, तो देर सवेर वो चीज़ मिलती है। और ईमानदारी और लगन, इसका कोई दो तोड़ नहीं है जो है। आपके जीवन में सहज रहिए, सच्चे बने रहिए। ठीक है, आज के समय में कह सकते हैं कि हमारे आसपास नकारात्मक लोगों की संख्या ज़्यादा है, गलत प्रभाव ज़्यादा है, लेकिन उस पृष्ठभूमि में भी आप बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं। सर बहुत अच्छी और सी सर आपने बहुत बातें कुछ बताई। अच्छा भी, बहुत कुछ अच्छा राजस्थान पुलिस कर रही है। पंकज चौधरी जी, आप आज हमारे बीच में आए हैं, इतनी और हम तो ये महत्वपूर्ण कहेंगे जानकारियां इनसे हमारे कि साथ साझा करिए। आपके व्यक्तित्व के बारे में सर हम तो अब ये कहना चाहेंगे, आप क्रिकेट भी खेलते हैं, स्क्वैश भी खेलते हैं, बैडमिंटन भी खेलते हैं, लॉन टेनिस, क्या नहीं खेला आपने। और अगर दूसरे क्षेत्रों की बात की जाए तो ये तो समय हमारा कम पड़ता है कि हम आपका समय की जो एक सीमा होती है वो सभी पर लागू होती है, पर हम ये लेकिन जरूर कह निश्चित सकते हैं तौर पर सर, ये जरूर कह सकते हैं कि वो शख्स जिससे मिले है उसी सा लगे है, कभी बिल्कुल। इसी सा लगे है, कभी उसी सा लगे है। पंकज चौधरी जिससे मिले है उसी सा लगे है। तो सर आप बहुत बहुत आए उसके धन्यवाद लिए आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब इन साथ ही मने यानी प्रीति ने विदा और राजेंद्र जी बहुत और बहुत अगली बार अगली कड़ी में होली एक नया शख्स से मुलाकात, नई नई बातें। देखता रहो डीडी राजस्थान।